हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रुन सिंह, आपके साइंस का टीचर, ले चलता हूं आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर की और उसका हम पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ पूरा सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ हर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है और दूसरा आंसर क्यों नहीं है। सब चीज़ को यहाँ पर लेकर चलेंगे। इंग्लिश मीडियम भी रहेगा और साथ में हिंदी मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और इस पेपर को देखकर आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है। इस तरीके से आप इस पेपर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के पेपर को। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है। लैक्टोबैसिलस हिंदी में लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस एक डैश है। क्या है? बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है या फंगी है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दही के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ना कि एल्गी या फिर प्रोटोजोआ है। सो बच्चों, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु है, ना कि कोई शैवाल है, प्रोटोजोआ है या कवक है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की और अगले क्वेश्चन की और। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बायो का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज यूज्ड इन सोइंग। ठीक है, सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज वगैरह डालना। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, डैश बीज बोने में उपयोग होती है। बीज बोने में कौन सी चीज उपयोग होती है? सिकल, जिसको हम हिंदी में हंसिया कहते हैं। हो एक तरह की कुदाली होती है। ठीक है, जो किस लिए काम आती है, एक टाइप से आपके जैसे प्लग होता है, प्लो होता है, उसके जैसे हल्के जैसे काम आता है कुदाली, है ना। सिकल, हैंड सिकल वगैरह जो काटने के लिए काम आता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के लिए। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपको बताया था बच्चों कि सीड ड्रिल में क्या होता है कि इस तरह से ऊपर एक बीज डालने वाला फनल रहता है और इस फनल के नीचे से बहुत सारे यूं पाइप रहते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीड को या बीज को क्या कर सकते हैं, खेत में बराबर दूरी के ऊपर उगा सकते हैं। तो ये जो है बीज बोने का सबसे बढ़िया तरीका है सीड ड्रिल। और इसके बाद हमने और भी कई चीजें देखी थी, जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इस तरह से फेंक देता है, बीजों का वितरण कर देता है, पर उसमें क्या बीज पास पास में हो जाते हैं। तो स्प्रिंकलर क्या करता है, स्प्रिंकलर या जो फुहारा है वो क्या करता है, वो पानी छिड़कने का काम आता है, इरिगेशन के लिए काम आता है। तो सीड के लिए क्या हो जाएगा, सोविंग के लिए क्या आ जाएगा, सीड ड्रिल। ठीक है, बीज बोने के लिए कौन सी मशीन काम आती है, सीड ड्रिल। इस तरीके की हमारी ये मशीन रहती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। सेकंड का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, सीड ड्रिल, हिंदी में ग होगा सीड ड्रिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता है वो ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा किसके थ्रू होता है। तो अब देखो बच्चों, इन्फ्लुएंजा वर्ड में ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, फ्लू। ठीक है, ये फ्लू, तो हम कहते हैं ना बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये जो भी कुछ होते हैं ये किसके कारण होते हैं, फ्लू, ये वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण, ना कि बैक्टीरिया के कारण, ना कि अमीबा के कारण, ना ही फंगस के कारण। किसके कारण होते हैं, वायरस। और वायरस के कारण जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है, ये भी किसके कारण है, वायरस के कारण है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वायरस, या फिर हिंदी में कह सकते हैं हम उसको विषाणु। ठीक है बच्चों, ठीक है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है, जिसको हम हिंदी में चेचक या छोटी माता के टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, अब इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। क्या हुआ था, जब चिकन पॉक्स नाम की बीमारी फैली थी, चिकन पॉक्स नाम की बीमारी फैली थी, तो उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था बेटा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने यह देखा कि जिनको छोटी माता या चेचक, स्मॉल पॉक्स
काउपॉक्स हो रखा है, जिनको क्या हो रखा है बेटा, काउपॉक्स हो रखा है, जिनको तो उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं होती है। उन्होंने उसके अंदर इन स्मॉल पॉक्स के वायरस भी डालकर देखे तो उन्होंने अपने आप को जल्दी कवर कर लिया। तो उन्होंने ये देखा कि उनके बॉडी के अंदर पहले से ही इस प्रकार के वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूध दोने वाले लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत काउपॉक्स होता है, वो उनकी बॉडी अपने आप इम्यूनिटी जनरेट करने लग जाती है और उनको स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं होती है। तो इसका आंसर जो आदमी का नाम है जिन्होंने इसके बारे में खोज की थी, उसका नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है बेटा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हिंदी में भी ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है। एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और होता है थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होता है कि एक बार आपने उसको गर्म करके कोई आकार दे दिया है, एक बार उसको गर्म करके कोई आकार दे दिया, फिर उसका आकार चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके जो थर्मो प्लास्टिक होता है उसमें आप बार बार पिघला के किसी भी रूप में डाल सकते हो। तो इस नाइलॉन है, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी भी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, रबड़ या जो है वो भी आपका थर्मोप्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। ठीक है, तो बेकेलाइट को अगर हम एक बार बना देते हैं, फिर उसके अंदर हम कितना ही हीट दें तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बल्कि पिघलने के। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसका तो आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, और चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। हिंदी में भी टिक कर देता हूं, एडवर्ड जेनर चौथे क्वेश्चन का, और 5वें क्वेश्चन का है बेकेलाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है ये बच्चों, पिछले साल का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। निम्न में से ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कौन करता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कौन करता है। तो जब मैंने आपको मेटल नॉन मेटल या धातु वाला जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर ये बताया था कि 3 प्रकार की धातुएं होती है। ठीक है, एक वो होती है जो ठंडे जल या नॉर्मल जल के साथ कर लेती है। ठीक है, दूसरी होती है जिनको वार्म वाटर चाहिए, गर्म पानी चाहिए, उसी के साथ रिएक्शन करती है। और तीसरी होती है जो स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करती है। और चौथी होती है जो वाटर के साथ रिएक्शन करती ही नहीं है, जैसे कॉपर वगैरह है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो वार्म वाटर के साथ आ जाएंगे, है ना। पर ये जो सोडियम वगैरह जो थे ये तो ठंडे पानी के साथ में भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेंगे और बहुत सारी हीट रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होती है, उस हाइड्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन खुद जल जाती है और बहुत तेज धमाका होता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो ऐसी धातुएं हैं जो वाटर के साथ, ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, ना कि कार्बन, ना कि एल्यूमिनियम, ना कि मैग्नीशियम। ठीक है, ये वार्म वाटर या स्टीम के साथ आगे रिएक्शन करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा बेटा, सोडियम। अब है ना, इनके सिंबल भी आपको क्या रखने हैं, साथ साथ में याद रखने हैं। जैसे सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Na, कार्बन का C, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg। पहला कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं ये, ठीक है, पर जितना हार्ड भी दिख रहा बोल रहा हूं उतना भी नहीं है हार्ड। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर, कॉपर के किस गुण के कारण, कॉपर को हिंदी में कहते हैं बेटा तांबा, तांबे के किस गुण के कारण इसको है ना तार बनाने के लिए, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब पहला इसमें आपको देखने लगेगा हाँ कॉपर को हम डक्टिलिटी करते हैं और वायर बना देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा गुड कंडक्टर तो होता ही है, इंसुलेशन तो नहीं, ये तो बैड कंडक्टर है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं।
सॉलिड तो और भी कई मेटल है, उनको यूज करते नहीं। अब कंफ्यूजन होता है इन दोनों के, जब भी कोई ऑप्शन देखो ना तो जो लग रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, तो उनको तो पहले ही आप क्या कर दो, काट दो। ठीक है कि ये कुचालक होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉपर, विद्युत तार, ठोस तो और भी कई धातु होती है, नॉन मेटल भी कई होती है, तो उस कारण तो हम यूज कर नहीं रहे हैं। अब बात आती तन्यता है इसके अंदर या अच्छा सुचालक है, इसके कारण उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, अच्छा सुचालक और तन्यता में, अब तन्यता ज्यादा किसकी अच्छी है, डक्टिलिटी ज्यादा किसकी अच्छी है, गोल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी है, तो गोल्ड को यूज तो डक्टिलिटी के लिए किया जाता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन जाती है। लेकिन कॉपर का मेनली यूज होता है गुड कंडक्टर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड कंडक्टर। तो आप बोलोगे सर सिल्वर, तो फिर सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर भी तो ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर और कॉपर के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अब इसमें जो कंफ्यूजन आंसर होता है उसमें जो ज्यादा बेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उस ज्यादा बेस्ट आंसर को राइट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा गुड कंडक्टर बी। अच्छे सुचालक के लिए कॉपर को यूज किया जाता है, बाकी डक्टिलिटी तो और किसी में भी होती है। गुड कंडक्टर सिल्वर में भी होती है, लेकिन मोस्टली किसको यूज किया जाता है, कॉपर को, बिकॉज सिल्वर इज नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ज्यादा उनमें डिफरेंस भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा, ये इनमें से निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। मतलब जब हम सिंथेटिक के अंदर क्या लिख देंगे कि रेयन, रेयन जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रेयन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होते हैं। हम बैठ के पूरा कमेंट्स पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करें वहां पर। ठीक है बच्चों, तो कमेंट्स जरूर करना, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जो भी लगा हो हमें बताइए, और खराब लगा तो कहां पर खराब लगा, हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द ब्लैक थिक लिक्विड। ठीक है, ब्लैक थिक लिक्विड, काला गाढ़ा द्रव विथ अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब बहुत ज्यादा तेज, मतलब बदबू आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, है ना। तो इनमें से कौन सा है, हिंदी में पढ़े तो अप्रिय गंध के साथ काले गाढ़े द्रव को क्या कहलाता है। ठीक है, काले द्रव, गाढ़े द्रव को हम क्या कहते हैं। ठीक है, केरोसिन की स्मेल भी अच्छी आती, ठीक ही आती, इतनी बुरी नहीं आती, पेट्रोल की भी ठीक ही आती है, कोक की भी तो नॉर्मली है, लेकिन ये जो कोल तार है ना, देखो इसका एग्जांपल देखो, जो डामर डालते हैं ना सड़क के ऊपर, डामर, ठीक है, उसकी कितनी खतरनाक स्मेल आती है बेटा। तो ये वही है कोल तार, जिसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा बी, कोल तार। क्या हो जाएगा बच्चों, कोल तार। तो इस पे ये ठप्पा लगा देते हैं, बी, कोल तार। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पीसीज इज फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट। ऐसी प्रजातियां, ठीक है, जो विशेष रूप से किसी एक विशिष्ट आवास में पाई जाती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर दरअसल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कि वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस को देखें, क्या पता वहां पर कुछ आंसर मिल जाए, है ना। तो किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने वाले, किसी आवास पे पाए जाने वाले, तो देखो हिंदी मीडियम के ऑप्शन देखो कितने अच्छे ऑप्शन है। कभी कभी हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम में देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले नाम में ही आंसर छुपा होता है, और कभी कभी हिंदी मीडियम में। तो आपको पूरी तरह से बेनिफिट लेना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है स्थानिक, मतलब किसी स्थान से जुड़ा हुआ है, फिर लिखा हुआ है विलुप्त, विलुप्त तो किसी स्थान से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है, संकटापन, प्राणी जतगत, ठीक है, तो स्थान से जुड़ा हुआ कौन सा है, स्थानिक है, तो ये हो सकता है। और 99% देखो कॉमन सेंस चलता ही चलता है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है हर बार आपने जो कुछ पढ़ा बस उसी में से आएगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। पर वैसे हमने हमारे जो वीडियोज है उसके अंदर जो हमारा कंप्लीट कोर्स है सिलेबस, उसके अंदर आपको पहले से इंडिकेट कर दिया था। देखो एंडेमिक से क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो 11 का ए है,
एंडेमिक स्पीसीज जो होती है पर्टिकुलर स्पेशली एक्सक्लूसिवली ही पर्टिकुलर इस पे एरिया के अंदर ही पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ठीक है। एक्सटेंट क्या होती है? जो खत्म हो गई है, बस डोडो बर्ड है वगैरह ये सब है ना, एंडेंजर्ड जो अभी डेंजर्ड में है। ठीक है। बग्स वगैरह जो ब्लैक डियर वगैरह थी उनके बारे में बताया था। फौना क्या होता है? जो किसी क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं, किसी क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं वो फौना होते हैं। ठीक है। प्राणी जात। ठीक है। भाई हमारे आसपास के जो है वो फौना है वो अलग है, आपके वहाँ के फौना अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और भी कई ठंडे इलाके हैं वहाँ पर भी वो जीव पाए जा सकते हैं। लेकिन जो एंडेमिक है वो तो बस वहीं पर ही पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है। तो ये फौना में कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे ठप्पा लगा देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का ए क्या हो जाएगा? एंडेमिक, या फिर हम क्या सकते हैं स्थानिक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? द एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑफ क्लियरिंग लार्ज पैचेस। ठीक है। एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बाय क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। बड़े मतलब क्या है? भूखंडों को, मतलब जंगल के जो बड़े एरिया को अगर हम साफ कर देते हैं तो एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए जंगल साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो क्या करते हैं? जंगल पूरा काट दिया खेती बाड़ी करने के लिए ना, तो एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये इसमें कर क्या रहे हैं? कुल मिलाकर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जंगलों का वनोन्मूलन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं बच्चों। तो जंगलों को जब हम काट देंगे तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को हटा रहे हैं। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना बच्चों, वो मिट्टी को रोक के रखती है, मिट्टी को उड़ जाने से रोक के रखती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें ढीली पड़ जाएगी, जड़ें ही खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? हवा के साथ, जल के साथ क्या होता जाएगा? वो पूरी मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी वो बह के चली जाएगी, है ना बच्चों। तो इस चीज को बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉइल इरोजन। हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है। जैसे मान लो अगर एक पहाड़ है, उसके ऊपर जो पेड़ लगे, सारे पेड़ों को काट दिया हमने, तो वो पहाड़ क्या हो जाएगा? गिर के नीचे जो घाटी उसमें घाटी है पूरी पूरी तहस नहस हो जाएगी। और ऐसा उत्तराखंड में हो भी रखा है, जब वो किसी पहाड़ के ऊपर वाले पेड़ को काटते गए और काटते गए। ठीक है। तो क्या ये हम इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, नेचुरल है या मैन मेड है? तो मेरे हिसाब से ये मैन मेड है, ना कि नेचुरल है। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉइल इरोजन। क्या हो जाएगा बच्चों? सॉइल इरोजन। तो सी पे ठप्पा लगा देते हैं, मृदा अपरदन। ठीक है बच्चों। अब इसके जो सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन उससे नहीं हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी भी नहीं होगा, और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कहाँ से संरक्षण होगी? ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू। पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती है? पत्तियां डैश के कारण हरी होती है। डैश क्या है? देखो बच्चों, ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला दे रखा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के कारण कब हरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रॉपर आंसर नहीं है, ये एक प्लास्टिड है, लेकिन इस प्लास्टिड के कारण नहीं। जो मेन जो है आंसर हमारा, जो प्रॉपर आंसर है, क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा ये है क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरित के कारण ये जो होता है, क्या होता है? आपकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको आंसर क्या बताना है? क्लोरोफिल, जो कि आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, 2020 वाले बच्चों के बड़े मजे थे। चलो, आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके लिए पेपर भी अच्छा आने की उम्मीद है बच्चों। ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ह्यूमन बींग्स है, क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो ब्लड है वो कौन से पिगमेंट के कारण रेड कलर का रहता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए हमें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलो इस पे ठप्पा लगाए नहीं, ठप्पा लगा देते हैं। तो हमारे लीव्स होती है वो ग्रीन किस कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल का वीडियो तो यूट्यूब पर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट, निम्न में से कौन सी चीज है जो प्लांट में पाई जाती है, प्लांट की सेल्स में भी पाई जाती है, एनिमल की सेल्स में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया की सेल्स में भी पाई जाती है, तीनों में पाई जाती है। यहां पर देखो निम्नलिखित में कौन सा पौधे, जानवरों के साथ साथ बैक्टीरिया की कोशिकाओं में भी पाया जाता है, तीनों की कोशिकाओं में। अगर ये क्वेश्चन आता कि सिर्फ बैक्टीरिया और प्लांट ऐसा होता तब तो इसका आंसर होता है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल बैक्टीरिया और प्लांट के अंदर पाया जाता है। तब हम पेनिसिलिन नाम की जो टैबलेट देते हैं जो सीधा सेल वॉल पे जाके अटैक करती है और इसको खत्म कर देती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इन तीनों के अंदर जो मेन कॉमन थिंग है, देखो क्लोरोप्लास्ट एनिमल में होता नहीं है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहीं पर होता है तो कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल ह्यूमन बींग्स होती नहीं है। तो यहाँ पर जो रियल आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ना तो हरित लवक होगा क्लोरोप्लास्ट, ये आपके हरित लवक जो है वो जानवरों में नहीं पाया जाता, ठीक है, कोशिका झिल्ली सब में नहीं पाई जाती, ठीक है, कोशिका भित्ति भी ये जानवरों में नहीं पाई जाती, जो केंद्रक है वो सब के अंदर क्या होता है बच्चों, इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। तो लगा दे ठप्पा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, ठीक है बच्चों। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें पता चल सके बच्चों कि आप कितना लाइक करते हो आपने इस ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में आपको कोर्स अवेलेबल करवाया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अमीबा में डैश द्वारा जनन होता है, जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, टेक्स प्लेस बाय, कौन से प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि कुछ मेंढक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, मेंढक अपना स्पर्म छोड़ देता है, फीमेल अपनी ओवम छोड़ देती है, दोनों में जहां बाहरी मिलते हैं पानी के वहीं पर बच्चा बड़ा हो जाता है और वहां पर बढ़ने लग जाता है। मतलब मेंढकी कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें जो है बाह्य निषेचन नहीं होता है अमीबा के अंदर, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये मल्टीसेलुलर्स के अंदर होता है। कहाँ होता है, मल्टीसेलुलर्स के अंदर, ठीक है। बर्डिंग, ठीक है, बर्ड में मतलब यहाँ पर जैसे हाइड्रा वगैरह था उसके अंदर बर्डिंग होता है, या फिर मुकुलन वगैरह, मुकुलन किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। जो अमीबा होता है, अमीबा जो एक बा है, बूढ़े बा है, वो क्या करते हैं, इस तरह से उनकी शेप होती है, ये न्यूक्लियस होता है। तो पहले क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को थोड़ा यूं दो भाग में थोड़ा सा डिवाइड करके साइटोप्लाज्म को ऐसे ऐसे यूं डिवाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म यूं इस तरीके से ये न्यूक्लियस यूं यूं और यूं हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये न्यूक्लियस यूं बीच में आ जाता है, ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो एक से धीरे करके ये कितने बन जाते हैं, यूं 2 बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको द्विविभाजक कहते हैं, 1 से 2 में विभाजन हो गया, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, समझ में आया आपको ये। तो ये अमीबा के अंदर कौन सा होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों। मेरा जो फेवरेट है ना बेटा वो है रीजनरेशन। एक को काटो मतलब कहीं से भी काट दो उसको, वो उग जाता है वहीं से, है ना। रीजनरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैन बोले, अच्छा 15 क्वेश्चन में हम ठप्पा लगा देते हैं, कौन सा हमारा राइट है आंसर है, हमारा आंसर है बाइनरी फिजन डी, ठीक है, द्विविभाजक होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं कि जो हैन मतलब मुर्गी है, तो मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है कि नहीं देती है, मुर्गी अंडे देती है। तो जो अंडे देती है वो ओ विप्रस होती है या वी विप्रस होती है। तो मैंने कहा अंडे कैसे होते हैं, गोल गोल, तो वी में गोल आएगा, ओ में गोल आएगा, तो ओ में गोल आ रहा है तो ओ विप्रस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंड प्रजक। मतलब जो अंडों को अंडे देते हैं, अंडे रिप्रोडक्शन के अंदर अंडे रिलीज करते हैं, एग्स रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, अंड प्रजक। और सजीव मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिलीज कर रहे हैं, सजीव प्रजक वो कहलाते हैं। तो मुर्गी क्या कहती है, करती है, अंडे देती है, ना कि सीधे चूजे पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा बेटा, ओ विप्रस,
ना कि विविप्रस। इसका क्या हो जाएगा अनप्रेजेंट। अब इसके अंदर देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने ये और चीज दी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर ज्यादा जो बेस्ट रहेगा वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ओविप्रस लें या फिर इसके अंदर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन लें। तो ज्यादा जो क्लोज आंसर रहता है उस क्लोज आंसर को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूर नहीं कि आपको बोनस मार्क्स मिले, ज्यादा जो क्लोज आंसर है, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, किस चीज के इनसफिशिएंट प्रोडक्शन के कारण जो टेडपोल्स होते हैं, मेंढक के जो बच्चे होते हैं, लीड्स टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जिनके कारण उनका डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है। टेडपोल में डैश का अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है, उनका जो डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पिछले साल के सिलेबस में था हमारे, ठीक है, 2020 के अंदर, जिसके अंदर ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अंदर है, पेज नंबर 120 पर दे रखा है इसके अंदर। तो उसमें जो क्या होता है कि अगर ऐसा पानी जिसके अंदर आयोडीन नहीं है भरपूर, तो वहां पर जो टेडपोल्स हैं उनके अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है, आयोडीन की प्रेजेंस में ही रिलीज होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल आगे मेंढक नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है, तो कौन सी चीज के डेवलपमेंट के कारण, कौन सी चीज के ग्रोथ प्रेजेंट के कारण ग्रोथ होता है उनके अंदर, तो इसका आंसर है थायरोक्सिन, ठीक है। किसके कारण, थायरोक्सिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। न्यूट्रिएंट्स जो है, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, पर इसका प्रॉपर आंसर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स तो फिर भी वाटर में मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसका जो क्लोज आंसर है, जो सबसे पास में इसके आंसर को जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है वो क्या है बेटा, थायरोक्सिन। तो इसका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की जब शुरुआत होती है, यौवन के आरंभ में, मतलब यौवन जब आरंभ होता है, यौवन आरंभ में वृषणों से, वृषणों मतलब क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है आपको बताएं अगर, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके नीचे जो टेस्टिस पाए जाते हैं, ये जो टेस्टिस होते हैं ये कौन से हार्मोन के कारण, टेस्टिस जो है कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। अब देखो यहाँ पर TEST, ठीक है, टेस्टिस, और यहां पर उसके जैसा कौन सा दिख रहा है आपको, टेस्टोस्टेरोन। तो इससे इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर पाया जाता है वो क्या करता है, आपके कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है, ठीक है, वो कौन सी चीज को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि प्यूबर्टी के स्टार्टिंग एज में जो टेस्टिस जो है वो कौन सी रिलीज करती है, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। क्या होगा इसका, ग, टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन आपको बता दिया मैंने, ये ग्लूकोज लेवल को डाउन करने के लिए, ठीक है। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज, ठीक है। थायरोक्सिन को थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन को एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर, ठीक है। तो इस 18 का जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहा है कि एक गैस फिल्ड बैलून, एक ऐसा बैलून जिसके अंदर क्या भरी हुई हो बच्चों, गैस भरी हुई हो, ठीक है। अब वो जो बैलून है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसका हमें रीजन पूछा है, ठीक है। ए गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप, ठीक है। गैस से भरे गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि, पहला बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल गुब्बारे पर कार्यवाही नहीं करता है, ए ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बलून। तो ये तो गलत बात है, ग्रेविटी तो हर किसी के ऊपर बराबर लगती है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा कि भाई ग्रेविटी नहीं लगेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गेवी इसकी काके की बेटी थोड़े ना है जो उस पर नहीं लगेगी,
है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बी, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बैलून। तो फ्रिक्शनल फोर्स का तो क्या लेना देना, नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स तो कि गुब्बारे पे कोई घर्षण बल नहीं, घर्षण बल कैसे नहीं, इतना सारा एनवायरनमेंट पे गैसेज है, वो वापस घर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये भी इसका करेक्ट रीजन नहीं है। थर्ड बोल रहा है कि जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये है ना ढंग का ऑप्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन को देख के ही पता लगने लग जाता है कि इसका जो ढंग का आंसर वो क्या होगा। फोर्थ बोल रहा है अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से कुछ लेना देना ही नहीं है उसको ऊपर जाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुब्बारे के ऊपर जाने वाले बल से कम है, यानी कि ऊपर की ओर ले जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। तो बच्चों लगाओ ठप्पा सी पर या फिर ग पर, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है, सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं उसके अंदर। जब आपके सामने पेपर आएगा धड़ाधड़ा आंसर होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि टू थर्मोकोल बॉल्स। अब थर्मोकोल जो होता है ना वो इंसुलेटर होता है, बेड कंडक्टर होता है। अब उनके अंदर हमने अगर कोई चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर नहीं होगा, वो रोक के रखेंगे। तो एक तो बात है कि वो क्या है, इंसुलेटर। दो थर्मोकोल की गेंदें ले ली, हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों को कहां रख दिया, एक दूसरे के पास में रख दिया। मूव अवे, एक दोनों क्या करेगी, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी, एक दोनों से दूसरे की तरफ दूर जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के अंदर सेम चार्ज आ जाए, या तो दोनों में पॉजिटिव आ जाए या फिर दोनों में नेगेटिव आ जाए, तो सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो कौन सा आवेश है, विद्युत स्थिति की बल के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। ना कि ग्रेविटेशन, ना कि फ्रिक्शनल, ना कि मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर भी बताया था और इलेक्ट्रिक करंट वाले के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो विद्युत स्थिति की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ठीक है। कई बच्चे यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर इसका सेकंड पार्ट कहाँ है, थर्ड पार्ट कहाँ है वीडियोस के। तो उन वीडियोस के सारे जो पार्ट्स है हमारे ऑलराउंडर बेसिस के एंड्रॉयड ऐप पर प्रेजेंट है। आप वहाँ पर उस कोर्स को परचेज कर रहे हो, बहुत ही आकर परचेज कर सकते हो, बहुत ही लो कॉस्ट में, नाम मात्र की फीस में आपको कोर्स दिया जा रहा है और उसके लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है बच्चों, ठीक है। नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पर, मैथमेटिक्स के लिए टेक्स्ट बुक्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो बच्चों एनसीईआरटी को आप एक बार अच्छे से जरूर कर लेना। कोई भी चीज करने के लिए मेन जो चीज है वो क्या होती है, एनसीईआरटी होती है, ठीक है। फिर पढ़ाई तो वापस हम है। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है कि चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। बाकी जो सेल्फ स्टडी होती है वो बेस्ट होती है, पर टीचर क्या करता है, उस चीज को थोड़ी सी हेल्प कर देता है आपको। अगर आपको एक चींटी जो है उसके लिए यहाँ से राजस्थान से जयपुर जाना या फिर राजस्थान से दिल्ली जाना है, उसके लाइफ टाइम के लिए इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर कोई इसको बस में चढ़ाकर, बस में साथ में हाथ में पकड़ कर ले जाए तो उसके लिए वो आसान काम हो जाता है। तो टीचर का यही काम होता है, उसको सही रास्ता दिखा देना, जिससे कि वो अपने मंजिल पर जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है बच्चों। तो बस मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं फुल मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है वियरिंग ऑफ कार्टिलेज इन बॉडी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज है अगर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, पहनने वाला वियरिंग नहीं है, ये वियर एंड टीयर वाला, टूट भांग वाला वियरिंग है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि बच्चों क्या लिखा हुआ है कि शरीर में उपास्थि, उपधन अस्थि, अस्थियां क्या होती है आपके बोन्स, और उप अस्थि मतलब कार्टिलेज, तो इसमें दीर्घ संधि है। उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या करता है, दो बॉन्स के बीच में, कोई भी जो दो बॉन्स होती है बच्चों, ठीक है, तो दो बॉन्स के बीच में क्या करता है, जैसे ये बॉन है, इसके नीचे दूसरी बॉन है, ठीक है बच्चों।
तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको फ्रिक्शन हो जाएगी। अगर डायरेक्ट टकरी भी रहेगी, ये से सीधी टकरी भी रहेगी, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो उस फ्रिक्शन को कम कौन करता है, कार्टिलेज कम करता है। अगर ये कार्टिलेज ही हट गया तो ये दोनों एक दूसरे से टकराने लग जाएगी और इनके अंदर फ्रिक्शन होने के कारण घुटनों का दर्द चालू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये कार्टिलेज हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है इंक्रीज इन अवर बॉडी, क्या होता है, बढ़ता है। जो घर्षण बल होता है वो बढ़ता है, ना कि घटता है। तो ये जो घटने वाला ऑप्शन है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है कि या तो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, दोनों गलत। हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका घर्षण बल है वो क्या करता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठप्पा लगाए नहीं बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे ठप्पा लगा देते हैं। राइट कौन सा होगा, तो हमारा राइट हो जाएगा ए। ठीक है, वो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, उस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, द हैंडल ऑफ ए क्रिकेट बैट, जो क्रिकेट का जो बैट होता है। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम के साथ दिखा देता हूं, ये जो क्रिकेट का जो बैट है, ठीक है, अब इसका जो ये हैंडल होता है इसके ऊपर आप एक ग्रिप लगाते हो ना, लगाते हो नहीं लगाते हो, अच्छी क्वालिटी का ग्रिप, वो प्लास्टिक की थैली लगाकर ग्रिप लगाना आता है आपको, बहुत ही इजी तरीका हो जाता है इसको लगाने का। तो वो जो ग्रिप है वो क्यों लगाई जाती है, ठीक है, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल डैश के लिए प्राय खुरदुरा होता है, उसके लिए जो रफ होता है वो ऊपर से क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू गेट मोर रन, ज्यादा रन बनाने के लिए। खाली उसके लगाने से ज्यादा रन बनाते तो फिर तो हर कोई क्रिकेटर होता। गेट बॉल ऑन बैट, सीधा बैट पे बॉल आएगी अगर वो लगा देंगे तो। डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाता है, हाथ से फिसलना चाहिए बैट, गजब ऑप्शन है। इंक्रीज फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तभी तो हमारे पकड़ में रहेगा, वरना फिसल के चला जाएगा। शॉट मार रहे हैं, ठीक है, बॉल के से पहले बैट ही जाकर पहुंच रहा है, तब तो गड़बड़ी हो जाएगा सब कुछ, किसी का सर भी फूट सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होने करने के लिए जो है वो उसके बैट जो है उसको क्या कर दिया जाता है, हैंडल को रफ किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारी ग्रिप अच्छी रहे उसके साथ। ठीक है, हमारे हाथों पे जो उंगलियां हैं इनमें भी जो लकीरें हैं वो कोई भविष्य वगैरह के लिए नहीं है, आपके हाथ में कोई चीज़ आराम से पकड़ सको उसके फ्रिक्शन के लिए है। ये देखो, ये लकीरें भी उस हिसाब से हैं ताकि आप क्या कर सको, हाथ को अलग अच्छी तरीके से मुट्ठी बंद कर सको। तो ये जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए डी पे ठप्पा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा डी, इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बल बढ़ाने के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब हम इंग्लिश का चढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं हिंदी में अपलोड करो, हिंदी मीडियम के लिए चढ़ाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में अपलोड करो, तो दोनों का ही साथ में लेकर आ गए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। चलिए, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा हमें। इफ वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब जो यहां पर जो क्या है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। अब देखो बेटा कि यहां से यहां तक ये 1 सेकंड है, यहां से यहां तक ये कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है, और दूसरी केस में भी यहां से यहां तक कितना है बेटा, 1 सेकंड है। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, वाइब्रेशन बढ़ा देता हूं। एक तो वाइब्रेशन पहले मैंने ना बेटा इसके अंदर इतना रखा, 1 और ये 2। इस बार मैंने ये 1 सेकंड नहीं ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, इस बार मैंने जो वाइब्रेशन रखा ना वो ज्यादा रखे, टाउ 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 टाउ, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस की। तो अब देखो इसको यहाँ पर एक चीज को यहाँ पर पहुंचने के लिए 1 सेकंड में यहाँ पर वाइब्रेशन क्या है बेटा, 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन क्या है, कम, और यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन क्या है, ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन इन ऑब्जेक्ट, तो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट करेंगे तो एक चीज को, एक वेवलेंथ को टाइम जो लगा है वो क्या लगा है, कम लगा है। इसके अंदर जो 2 में लगा है वो इसमें कितना लगा, 1, 2,
3, 4, मतलब 1 सेकंड का 1/4 पार्ट ही लगा है। तो जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे, किसी कंपन की आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे, तो उसका जो आवर्तकाल है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कोई एक चीज है, 1 सेकंड में ये 2 बार जा रही है, ठीक है, और यहां पर ये 1 सेकंड में 1, 2, 3 और 4 बार जा रही है, तो इसका आवर्तकाल हो गया जो 1 सेकंड में 1 सेकंड का 1/4 पार्ट लगा, ये आधे सेकंड में इसका आवर्तकाल पूरा हुआ, सॉरी इसकी आवृत्ति पूरी हुई, और इसके 1/4 सेकंड में ही इसकी आवर्तकाल जो है पूरा हो गया, इसका टाइम पीरियड जल्दी कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो घटता चला जाता है, तो डिक्रीज हो जाएगा और एक दूसरे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके व्युत्क्रम में घटता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है अल्ट्रासाउंड हैज, जो अल्ट्रासाउंड जिसको हिंदी में हम प्राश्रव्य कहते हैं, प्राश्रव्य या अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, और इंफ्रासोनिक क्या होती है, जिनकी 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, और इन दोनों के जो बीच में होती है वो क्या होती है, ऑडिबल होती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो श्रव्य और प्राश्रव्य, तो इसके अंदर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आते ही, तो कहां दिख रहा है हमको, सी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है कि जो प्राश्रव्य होगी वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। तो ठप्पा लगा लेते हैं बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डी हो जाएगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसके अंदर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, आपकी अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड वगैरह कहां पर काम आती है, सोनोग्राफी वगैरह के अंदर काम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वीडियो में बने रहिएगा बच्चों लास्ट तक, बस 10 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद ये आपका 2020 वाला जो है काम खत्म हो जाएगा। वैसे बड़ा मुश्किल से निकला था 2020। आयरन इज पेंटेड, जो आयरन है, कोई लोहा वगैरह है, लोहे का गेट वगैरह जो होता है उसके ऊपर हम पेंट जो वगैरह करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। लोहे को रंग डैश हेतु किया जाता है, किस लिए किया जाता है, गिव शाइनी अपीयरेंस, हमारा गेट जो है मस्त चमकदार होना चाहिए, इसलिए कीप इट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक गेट रहना चाहिए, ये भी अच्छा आंसर है, ठीक है। अगला है सेव इट फ्रॉम कोरोजन, यहां पर मतलब तगड़ी उम्मीद लग रही है कोरोजन से बचाने के लिए। सेव इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, हाँ ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो शाइनिंग अपीयरेंस ये भी सही नहीं है। तो लंबे समय तक के लिए कब रहेगा, ज्यादा बेस्ट आंसर क्या है कि भी कोरोजन के लिए। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है उस पर जंग कब लगता है, जब ऑक्सीजन भी मिले और साथ में क्या मिले, वाटर भी। तो ये जो पेंट होता है इसका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दोनों का जो डायरेक्ट संपर्क होता है उस संपर्क से रोकता है कौन, पेंट रोकता है, ठीक है। तो इसे अपरदन से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, रंग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग भी चढ़ाई जाती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि निम्न में से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गुड कंडक्टर देखा नहीं, हाँ गुड कंडक्टर कौन सा लग रहा है, लेमन जूस लग रहा है, हाँ इसको कर दो। अरे बेटा नॉट भी छुपा हुआ है वहां पर, क्या छुपा हुआ है बेटा, नॉट, ठीक है। अब सुचालक नहीं होता है, नहीं ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के फिर आपको ऑप्शन देना है। तो देखो जो टैप वाटर होता है, नल का जो पानी होता है उसमें मिनरल्स आते हैं साथ में, तो वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। 3 इडियट मूवी देखी थी ना, चलो बच्चों, ठीक है, मिनरल्स होने चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में ये देखो विनीगर, ये एसिड होता है, एसिड में भी फ्री, लिक्विड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी एसिड होता है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पर नहीं होंगे, वहां पर जहां पर फ्री आयंस नहीं होंगे, कैटायन और एनायन है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब यहां पर देखो टैप वाटर दिया है, अगर इसकी जगह ये डिस्टिल्ड वाटर देता जिसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, तो वो भी क्या होता, बैड कंडक्टर होता, बैड कंडक्टर होता, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो वेजिटेबल ऑयल है ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, विद्युत का सुचालक नहीं होगा, यानी कि कुचालक होगा। कौन होगा कुचालक, वनस्पति
तेल। चलिए नेक्स्ट बात कर, चलो पहले इस पे ठप्पा लगा देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, बी, वनस्पति तेल। ठीक है। अच्छा एक और चीज इसके साथ बता देता हूं, वनस्पति तेल के साथ याद आ गई, जो वनस्पति घी है वो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ने के बाद वनस्पति घी बनता है, डालडा घी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अर्थक्वेक कैन कॉज, भूकंप के कारण जो है वो कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, फ्लड यानी बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड मतलब जमीन का भू का स्खलन हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज तो हमें सही लग रही है। फिर बोल रहा है देखो यहां पर बाकी जो ऑप्शन है ना, इसमें भी लाइटनिंग, इसमें भी लाइटनिंग, इसमें भी लाइटनिंग, बिजली गिर रही है। ठीक है, बिजली जो है उसका अर्थक्वेक से क्या लेना देना। बिजली को हिंदी में मेरा बड़ा प्यारा नाम लगता है, हिंदी में इसका नाम है तड़ित झंझावत। नाम में मतलब ऐसा लग रहा है बिजली गिर रही है भाई साहब। लाइटनिंग क्या, लाइट सी चीज होगी, कोई हल्की सी चीज होगी। हिंदी में नाम देखो बेटा, तड़ित झंझावट, मतलब बिजली तो गिर रही है। तो बेटा भूकंप के कारण कहीं पर बिजली गिरती नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी। सुनामी क्या होता है, भूकंप के कारण जमीन हिलती है, तो हिलती कारण जो पानी भी हिलेगा, पानी के साथ हिलेगा, जब लहरें बड़ी बड़ी पैदा होगी तो सुनामी आ जाएगा। ठीक है, उसके कारण सुनामी के कारण बाढ़ हो जाएगी और जमीन भी हिलने लग जाएगी, तो भूस्खलन हो जाएगा। तो भूकंप का सही कारण जो है वो क्या हो जाएगा, डैश के कारण डैश, भूकंप के कारण ये जो चीजें हो सकती है। ठीक है, इनके कारण भूकंप नहीं, भूकंप के कारण ये चीजें होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो लगा दे ठप्पा, आजा बेटा, ए हो गया। ये हो गया 27 क्वेश्चन। मजा आ रहा है बच्चों, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। चलिए बच्चों लाइक शेयर कमेंट करते रहिए बच्चों, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत आप भी कर लीजिए। वायरल होना चाहिए बच्चों ये वीडियो, खूब सारे कमेंट आने चाहिए, लाइक्स भी खूब सारे आने चाहिए, तभी हम और अच्छा अगला वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो लाइक्स के अंदर और कमेंट्स के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन यू रब द बैक ऑफ ए प्लास्टिक पेन। कोई भी प्लास्टिक पेन है, जैसे कि मेरे को ये दिख रहा है, प्लास्टिक पेन को जब आप अपने बालों में या हेयर में रब करते हो, ठीक है, अपने बालों पर रगड़ कर कागज, अब आगे से क्यों नहीं पीछे से, क्योंकि आगे से नुकीला होता है, चुभ जाएगा, और ये गुड कंडक्टर भी होता है, इसको नहीं, हम पीछे वाला जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको ऐसे जो इंसुलेटर होना चाहिए उसको जैसे हम रगड़ते हैं, फिर उसके बाद में हम उस किसी पेज वगैरह के पास में लेकर जाते हैं, जैसे कोई पेज वगैरह हो उसके पास में अगर हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या करता है ये चीज, देखो इसको आपके सामने एक्सपेरिमेंट, इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, देखो इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा कम हो गया चार्ज, कंडक्ट हो गया, ये देखो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब ये जो चीज है इसको क्यों कर रही है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ना कि फ्रिक्शन, ना कि मैग्नेटिक, ना ही ग्रेविटी। बड़ा ही सिंपल, विद्युत स्थितिकी बल के कारण ये जो है इस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़े ही आसानी से हम किसकी तरफ ठप्पा लगाएंगे, क के ऊपर 28 का क, 28 का ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बहुत ही तेज एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, इफ, अच्छा ये हुआ ना मस्त क्वेश्चन, चलो आया ना फिजिक्स, फिजिक्स इज माय फेवरेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, कोई भी एक प्लेन मिरर है, ये हमने बना दिया यहां पर अपना कोई एक प्लेन मिरर, या नीचे बना देते हैं, ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय, अब ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, ये हो गया यहां पर ये 5 सेंटीमीटर दूर, चलो भाई खड़ा हो गया ये 5 सेंटीमीटर दूर मिरर से। अब कॉन्वेक्स मिरर भी पड़े हैं, कॉनकेव मिरर भी पड़े हैं। जो प्लेन मिरर में क्या होता है कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है द इमेज फाउंड बाय इट, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर देखो 5 सेंटीमीटर दूर यहां से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इमेज। अब इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है उसका राइट होता है, जो उसका राइट होता है हमारा लेफ्ट होता है, लेकिन हाइट सेम रहती है, इरेक्ट रहती है, वर्चुअल होती है, रियल में वो नहीं होती, वर्चुअल होती है, उसके दूसरी तरफ कुछ नहीं होता है, दीवार ही होती है। ठीक है, पर उसकी जो डिस्टेंस होती है हमसे वो क्या होती है, सेम होती है, जितनी हमारी मिरर से होती है। तो अब ये पूछ रहा है कि द इमेज फाउंड बाय इट
एंड द ऑब्जेक्ट विल बी, तो इमेज जो बनी है और ऑब्जेक्ट बनी है, ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो टोटल 5 और 5 कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया था जब हमने इस तरह की एक्सरसाइज की थी तब, ठीक है। अब ये यहां पर ये 2 सेंटीमीटर यहां पर और आगे चला गया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर और चला जाएगा। ऐसा तो नहीं यहीं पर रुक जाएगा, तो 5 और 2 7 और 5 और 2 7, 7 और 7 14 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको 29 के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सी, 10 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब की वस्तु से या बिंब से दूरी होगी, ठीक है, समतल दर्पण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, बस 5 क्वेश्चन बचे हुए बच्चों, ठीक है, और इसी के साथ ये आपका 2020 खत्म हो जाएगा। ए रे ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, एक लाइट की रे को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे, अच्छा, ए रे ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड डैश टाइम्स, रे ऑफ लाइट जो है वो कितने टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी बाय 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के उन्मुख, मतलब आमने सामने समांतर रखे, दोनों के बीच में अंतर क्या है, समान है। 2 दर्पणों द्वारा प्रकाश की किरण कितनी बार परावर्तित होगी। तो देखो बेटा, इसमें उसने क्या किया है कि 2 मिरर लिए हैं, ये रहा पहला मिरर और ये रहा दूसरा मिरर, दोनों को समांतर रखा है। समांतर रखा है तो अब पूछा है कि इनके बीच में ये जो इमेज है वो कितनी बार यूं रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लाइट जो है कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी, कितनी इमेजेस बनेगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लो ये जो 2 मिरर है इनके पीछे पॉलिश कर देते हैं तब ये जाके मिरर होंगे या फिर दर्पण होंगे। तो ये जो 2 मिरर है, अगर मान लो मैंने 90 डिग्री पे रखे होते, इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता, थीटा कितना होता, 90 डिग्री का। ये दर्पण यहाँ पर है और ये दर्पण यहाँ पर है। आप कहीं मॉल वगैरह में गए हो शॉपिंग करने के लिए, तो आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, तो जहाँ पर जो आमने सामने जो कांच होते हैं जो 90 डिग्री पे लगे होते हैं, वहां पर देखते हो कि एक आपके इस तरफ बन रहा है, एक आपके राइट साइड में बन रहा है, एक हल्का सा बीच में दोनों को मिलाकर बन रहा है। तो 2 मिरर को 90 डिग्री रखने पर 3 इमेज बनती है। तो कैसे बनती है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो जो भी एंगल है उसको 360 डिग्री से डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने मान लो 90 डिग्री वाला किया है तो 90 थीटा ले लिया, तो 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 4 माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई, 3 इमेजेस बन गई, ठीक है। ये तो कब, जब 90 डिग्री हो। जब कोई चीजें पैरेलल होती है ना, उनके बीच में एंगल होता ही नहीं है भाई, ये चीज ऐसे होती तब जाकर यूं ऐसे ऐसे आगे मिलती, पर ये तो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इनमें कोई एंगल है ही नहीं। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो समथिंग अपॉन 0 होता है तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, अनंत आता है, अनडिफाइन होता है। तो इसका जो 30 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, इनफाइनाइट, अनंत। बड़े ही मतलब क्लियर कंसेप्ट के साथ लेके आया हूं, ऐसे नहीं गप ठोक रहा हूं सीधा कि हाँ भाई जो मन में आ रहा है समझा रहा हूं, एकदम कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है और आपका भी क्लियर करके छोड़ूंगा। मरते दम तक याद रखोगे कि भाई पूरण सिंह नाम सर थे जो हमें पढ़ाया करते थे साइंस इतनी क्लियर के साथ, ठीक है। अगले साल आपके लिए जो आपके जो जूनियर्स बच्चे होंगे उनके लिए हिंदी में भी वीडियोस लाएंगे, इंग्लिश में भी वीडियोस लाएंगे, और उसके साथ साथ प्योर इंग्लिश में भी। कई बच्चे साउथ के भी होते हैं, वो भी हम चाह रहे हैं कि हम ऑलराउंडर बेसिस से पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, और आपके लिए अगले साल जो बच्चे जो पढ़ने हैं उनके लिए जो पैनल भी लिया जा रहा है बहुत ही अच्छा। तो जुड़ते रहिए अपना, और अपने जूनियर्स को भी बताइए कि ऑलराउंडर बीएसएस जो है आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एग्जाम क्लियर भी हो जाए तो भी हमें भूलिएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 के। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं जो पहले किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका जो है पहले टिक कर देते हैं, कौन सा इसका आंसर है 30 का, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट इमेज, डी हो जाएगा। अनंत जो है यहां पर रिफ्लेक्शंस बनेंगे, ठीक है, किसी इमेज के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 31, वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट जो है, शुक्र जो ग्रह है, शुक्र तारा, मौन तारा करके बताया था जो इवनिंग में सबसे पहले दिखता है ना। मैंने कहा मेरी बहन मौन रखती है और उससे पहले कितना ही चढ़ा दो वो नहीं मानती है। तो इसमें जो शुक्र तारा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रभात तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। हालांकि स्टार नहीं है, प्लेनेट है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं,
शुक्र तारा कहते हैं, क्योंकि तारे की तरह हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वीनस इज द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग में सबसे पहले सूरज उगने से 1-2 घंटे पहले, और इवनिंग में भी सूरज ढलने से 1-2 घंटे बाद भी हमें ये दिखाई देता है, तो इसका मॉर्निंग स्टार नाम हो जाएगा। जुपिटर तो ग्रह है, वो नहीं है, ठीक है। सीरियस जो है पोल स्टार से ईस्ट की तरफ दिखाई देता है, उन 3 जो बेल्ट के अंदर जो 3 स्टार्स होते हैं उसके आगे जाकर मिलता है हमको, है ना। और जो पोल स्टार है वो तो ध्रुव तारा होता है, जो कभी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती क्योंकि इक्वेटर पे पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो होगा बच्चों हमारे, क्या होगा, बी, मॉर्निंग स्टार या फिर प्रभात तारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसके अंदर क्या कह रहा है, ए स्टार इज 15 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज के अंदर, मैंने कहा सन जो है, ठीक है, जो सन जो है अर्थ से 8 लाइट मिनट्स दूर है, मतलब उसको 8 मिनट लगते हैं सन से हमारे अर्थ पे आने पर, 8 लाइट मिनट्स दूर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज किस अर्थ से 1 लाइट ईयर दूर है, 1 लाइट ईयर मतलब लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या कहलाती है, 1 लाइट ईयर। क्योंकि ये देखो मैंने बताया था कि भाई मैंने यहाँ से पोखरण से दिल्ली कितना सेंटीमीटर, तो बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर में क्यों बोल रहे हो, किलोमीटर बोलो। तो उसी हिसाब से जो किलोमीटर है वो किसी प्लैनेट्स के बीच में, किसी स्टार्स के बीच में जो दूरी होती है वो अगर हम किलोमीटर में नापेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो लाइट ईयर मतलब एक लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो 1 साल में वो कितनी जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, 1 लाइट ईयर। तो कोई ऑब्जेक्ट हमसे 15 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 15 ईयर्स लगेंगे अर्थ पे उस लाइट को पहुंचने के लिए। तो ए स्टार इज 15 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो 15 ले लो और ईयर्स ले लो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, तो 15 और वर्ष ले लिया, यहां पर मिनट होगा तो मिनट आ जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड आ जाएगा। आज से निकला प्रकाश वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको बच्चों, कि जो स्टार को जो आप देख रहे होते हो लाइट, स्टार की जो लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको स्टार देख रहे हो, तो स्टार जो आपको दिखाई दे रहा होता है, यहां पर मान लो जैसे डायग्राम में हम देखते हैं कि जैसे कि ये आपका क्या है बच्चों, एक स्टार है, ये प्लेनेट पे आप यहां पर यूं खड़े हो, तो ये जो लाइट आपको यहां पर दिखाई दे रही है आते हुए, ये कई करोड़ों साल पुरानी है, कितनी कम से कम 15 साल पुरानी इमेज है। क्या पता तब तक वो स्टार वहां पर हो या वहां पर हो भी नहीं, ठीक है। तो 15 साल पुरानी इमेज आपको वहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो बहुत ओल्ड इमेज होती है। और क्या पता तब तक वो स्टार वहां से खत्म भी हो चुका हो, ब्लास्ट भी हो चुका हो, जब आप उसको वास्तव में जब देख रहे होते तो बहुत ओल्ड इमेज होती है, ठीक है। तो दरअसल आप उसकी परछाई देख रहे होते हो उस समय, है ना, इंटरेस्टिंग थिंग। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो उससे पहले ठप्पा लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रकाश वर्ष या 15 लाइट ईयर्स अगर कोई दूर है तो उसको 15 साल लगेंगे। बड़ा ही सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, ट्री प्लांटेशन मंथ जो होता है, पेड़ जो उगाए जाते हैं इंडिया के अंदर, कौन से क्या नाम है, सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं, किस मंथ के अंदर उगाए जाते हैं। तो वो कह रहा है जुलाई और अगस्त मंथ में उगाए जाते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। हर साल जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण महीने को डैश रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, पहला है वन महोत्सव, दूसरा है प्लांटेशन मंथ, तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन मंथ या वाइल्ड लाइफ मंथ। वन महोत्सव को वन महोत्सव ही कहते हैं हिंदी में। उसके बाद कह रहा है ये यहाँ पर प्लांटेशन मंथ, पौधों का माह, ठीक है, वन संरक्षण महीना या वन्य जीव महीना। तो इसका करेक्ट आंसर है वन महोत्सव। एक जो है जुलाई को यहाँ पर उसके फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वन महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, ठीक है। ये तो याद रखने वाली चीज है, वन महोत्सव कहलाता है, ठीक है। 33 का हो गया क या फिर ए। ओके बच्चों,
अब यहां पर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 है डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। निम्न में से कौन सी चीज एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए दो गैसेस होती है, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि ये जो चीजें हैं SO2 और NO2, ये दोनों किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, जल के साथ, जो बारिश हो रही होती है। तो SO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना देता है? H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है, और NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है। उसके कारण आपके क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी नहीं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसके अंदर होते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है उसके अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होते है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर नहीं बनती है, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है कंबशन के अंदर, दहन के अंदर, तब जाकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो मेन जो है क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हमारे 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ठप्पा लगा देते हैं 34। उसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो पे लास्ट तक बने हुए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से, निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल संश्लेषित पदार्थ है, मतलब सिर्फ सिंथेटिक सब्सटेंस है, कोई भी नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल कहाँ कहाँ है पहले उसको देख लो। वूल नेचुरल है तो ए तो नहीं होगा। ऊन जो है वो क्या है आपका? प्राकृतिक है, तो ए नहीं होगा। दूसरा कॉटन आ गया यहाँ पर, कॉटन आते ही बी भी नहीं होगा। कपास क्या है? प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। तीसरे में तो कोई दिख नहीं रहा है प्राकृतिक। चौथे के अंदर देखो वापस वूल आ गया, ऊन आ गया, तो ये चौथा भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और बेकेलाइट, तीनों ही क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, तीनों ही संश्लेषित पदार्थ हैं। तो इसी के साथ आपके 20घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति